हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने कंप्यूटर के नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट डू यू मीन बाय स्टब नेटवर्क। यहाँ पे बात करें कि स्टब नेटवर्क हम किसको बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, अ नेटवर्क हैज़ ओनली वन डिफॉल्ट पाथ टू नॉन लोकल होस्ट एंड नो आउटसाइड नेटवर्क नॉलेज। सेकंड दे रखा है, अ नेटवर्क विद वन एंट्री एंड नो एग्जिट पॉइंट। थर्ड दे रखा है, a network with more than one exit point। फोर्थ दे रखा है, a network that shares a common communication line or wireless link to a server। और फिफ्थ दे रखा है, none of these। तो याद ना, जब भी हम स्टब नेटवर्क की बात करते हैं तो ये किस तरीके का नेटवर्क होता है। एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें सिर्फ एक डिफॉल्ट पाथ होता है किसी नॉन लोकल होस्ट के लिए, और कोई भी आउटसाइड नेटवर्क की नॉलेज नहीं होती है इसमें। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा, अ नेटवर्क दैट हैज ओनली वन डिफॉल्ट पाथ टू नॉन लोकल होस्ट एंड नो आउटसाइड नेटवर्क नॉलेज। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा फर्स्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, अ फिल इन द ब्लैंक्स इज 128 बिट number used by software programs uniquely identify the location of data object। तो इसकी बात करें कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफायर। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा फोर्थ होगा हमारा राइट आंसर। ये अगर नॉर्मली बात करें, जो इस एग्जांपल बात करते हैं, जैसे हमारे पास यूनिवर्सल यूनिक आइडेंटिफायर होता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, UUID बोलते हैं। ये एक्चुअल में होता है 128 बिट का, जो क्या करता है, जो इसका काम क्या होता है, बेसिकली यूनिकली आइडेंटिफाई करना, यूनिकली आइडेंटिफाई करना किसको आइडेंटिफाई करता है, किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को या फिर कोई हमारे पास एंटिटी हो, कहाँ पे, हमारे इंटरनेट। ये किसका काम होता है, हमारे UUID का, ठीक, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल यूनिक आइडेंटिफायर। पर जब हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट के सिस्टम की, ठीक है, ये GUID किसका एग्जांपल है हमारा। जब हम माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम्स की बात करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट की बात करते हैं बेसिकली, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं, वहाँ पे UUID काम नहीं करता है, मतलब बेसिकली वहाँ पे जो टर्म यूज़ की जाती है उसके लिए इसको बोलते हैं GUID, इसको बोलते हैं ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफायर। ठीक है, इसको लिख देता हूँ, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबली यूनिक, और आईडी से क्या हो जाएगा, आइडेंटिफायर, है ना, आईडी से क्या होगा, आइडेंटिफायर। तो बस यही चीज़ पूछी थी यहाँ पे कि 128 बिट का एक नंबर होता है जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं किसी पर्टिकुलर लोकेशन का डाटा। तो इसको क्या बोलते हैं, GUID। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा फोर्थ हमारा राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, in an operating system, fill in the blanks, is a Unix or Linux system call to create a new process from an existing running process। यहाँ पे बात करिए कि यूनिक्स और लिनक्स में क्या होता है, कोई भी सिस्टम कॉल हो रही होती है, उसमें एक नई प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए हमें कौन सी कमांड का यूज़ करना पड़ता है। तो उस टाइम पे कौन सा कमांड बोल लो या फिर कौन सा फंक्शन वर्क करता है, उसको बोलते हैं फोर्क। तो यहाँ पे क्या आएगा, फिफ्थ हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, फोर्क क्या होती है हमारी, ये पूछ लेते हैं कि फोर्क क्या होता है। फोर्क फंक्शन क्या होता है, हमारा सिस्टम कॉल होती है, सिस्टम कॉल होती है जिससे हम क्या करते हैं, सिस्टम कॉल होती है साथ, जिससे हम क्या करते हैं, कोई सब प्रोसेस क्रिएट करते हैं, सब प्रोसेस को क्रिएट करते हैं। तो ये बस दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे फोर्क सिस्टम कॉल के रिगार्डिंग। नेक्स्ट आ गया, in computing, what is the process by which a running computer system is restarted without the need to interrupt the power। तो वो कौन सा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, वॉर्म बूटिंग या फिर रीस्टार्ट बोलते हैं। ठीक है, उसको हमें पावर ऑन नहीं करना पड़ता है। ठीक है, इसी चीज़ को बस घुमा के पूछा है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वॉर्म रीबूट या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, रीस्टार्ट भी बोलते हैं ना। ये हमने पहले भी डिस्कस किया। तो वॉर्म बूटिंग को ही रीस्टार्ट बोलते हैं, और कोल्ड बूटिंग को हम क्या बोलते हैं, जब हम सिंपली पावर ऑन करते हैं हमारे सिस्टम को। ठीक
ये तो बस वही चीज़ पूछी थी यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, फोर्थ होगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट आ गया, इफ द रिसेप्शन लाइन इज एट अ लॉजिकल लो फॉर अ लॉन्गर टाइम देन सीरियल कम्युनिकेशन हैज़। तो यहाँ पे बात करी है कि जब भी हम रिसेप्शन की बात करते हैं बेसिकली, अब ये रिसेप्शन कब होती है, जब किसी हम सीरियल कम्युनिकेशन लाइन की बात करते हैं, उसमें क्या हो रहा है कि जो हमेशा जो उसकी वैल्यू है, अब लॉजिकल लो के मतलब क्या है कि जो हमारे पता है जो भी डाटा सेंड होता है वो बाइनरी 0 या फिर 1 की फॉर्म में। अब 0 1 का मतलब क्या है कि हाई मतलब लो वोल्टेज, और 1 का मतलब होता है हमारा हाई वोल्टेज। तो लॉजिकली लो का मतलब क्या है कि वोल्टेज हमें हमेशा क्या जा रही है, 0 0 0 जा रही है, या फिर वो वोल्टेज हमारी क्या रह रही है, हमेशा लो रह रही है। उस टाइम पे क्या होता है, बस वही चीज़ पूछा है। उस टाइम पे क्या होता है, फ्रेमिंग एरर होता है, ओवररन एरर होता है, ब्रेकिंग एरर होता है, या फिर पैरिटी एरर होता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, ब्रेक का एरर होता है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, थर्ड हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, सीरियल कम्युनिकेशन में इस टाइम पे क्या होता है, हमारा ब्रेक एरर आता है। नेक्स्ट आ गया, विच अमंग द फॉलोइंग सोर्स मेक्स द uncompiled program instruction the source code available to programmers who want to modify and improve their quality for specific task oriented application। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ओपन सोर्स बोलते हैं ना। से ये तो सिंपल है काफ़ी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओपन सोर्स बोलते हैं। ठीक है, ओपन सोर्स ऐसे सॉफ्टवेयर रहता है जिनको हम मॉडिफाई इजीली कर सकते हैं, बस वही चीज़ पूछी थी यहाँ पे। अगला आ गया, MIMD स्टैंड फॉर, MIMD क्या होता है हमारे पास, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा होगा हमारा, सेकंड होगा हमारा राइट आंसर, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा। ठीक है, इसके अलावा पूछ लेते हैं SISD, सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा, सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा। ठीक है, एक चीज़ ये पूछ लेते हैं। इसके अलावा MIMD पूछ लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा MISD पूछ लेते हैं, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन और सिंगल डाटा। तो ये सारी की सारी चीज़ें पूछ लेते हैं, और ये किसके एग्जाम्पल होते हैं, जो हमारा SISD हो गया, MISD हो गया। ठीक है, फिर आगे हमारे पास SIMD हो गया, और एक आता है हमारे पास MIMD। तो ये सारी की सारी किसके एग्जाम्पल आते हैं हमारे पास, एग्जामिनर पूछ लेता है, ये हमारा फ्लिंस क्लासिफिकेशंस के अंदर आते हैं। ठीक है, ये हमारी की सारी फ्लिंस, मतलब एक फ्लिंस पर्सन था, उसने दी है ये सारी की सारी क्लासिफिकेशन, तब इनका नाम रखा गया है फ्लिंस क्लासिफिकेशन। तो उसी में से एक क्वेश्चन आता है MIMD का। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मेमोरी डाटा। सॉरी, यहाँ पे एक रॉन्ग हो गया, इसका आएगा हमारे पास फर्स्ट, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट होगा राइट आंसर। नेक्स्ट आ गया, नॉन डॉक्यूमेंट फाइल्स आर, नॉन डॉक्यूमेंट फाइल्स हम किसको बोलते हैं। फर्स्ट दे रखा है, प्योर स्काई फाइल दैट कैन बी लिस्टेड फॉर एनी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। सेकंड दे रखा है, नॉन स्काई फाइल दैट कैन बी लिस्टेड फॉर एनी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। थर्ड दे रखा है, प्योर स्काई फाइल्स दैट कैन बी लिस्टेड फॉर स्पेसिफिक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। फोर्थ दे रखा है, नॉन स्काई फाइल्स दैट कैन बी लिस्टेड फॉर स्पेसिफिक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो नॉन डॉक्यूमेंट फाइल कौन सी होती है हमारी, नॉन स्काई फाइल्स होती हैं, जो क्या होती हैं, लिस्टेड होती हैं किसी भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, सेकंड हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। नॉन डॉक्यूमेंट फाइल कौन सी होती है, एक नॉन स्काई फाइल्स होती हैं जो लिस्टेड होती हैं कोई वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के लिए। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। यहाँ पे बात करिए इनमें से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। फर्स्ट दे रखा है थर्मल, सेकंड दे रखा है इंकजेट, थर्ड दे रखा है लेजर, और फोर्थ डॉट मैट्रिक्स, या फिफ्थ ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ हमें पता है, यहाँ में लेजर सिर्फ हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, बाकी सारे के सारे हमारे क्या है, द नोट पूछा है ना यहाँ पे, बाकी सारे के सारे क्या है हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो लेजर हमारा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। ठीक है,
नेक्स्ट आ गया एडवैक स्टैंड फॉर। एडवैक की फुल फॉर्म पूछी है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। सेकंड दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वैल्यू ऑटोमेटिक कंप्यूटर। थर्ड दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फोर्थ दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल एडवांस कंप्यूटर। तो एडवैक की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ही क्या होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है एडवैक के बारे में। नेक्स्ट आ गया हाउ कैन यू डिसेबल एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड। एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड को हम कैसे डिसेबल कर सकते हैं। फॉर इसके लिए सिंपल हम क्या करते हैं एस्केप कमांड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा थर्ड यहाँ पे राइट आंसर होगा प्रेस एस्केप टू डिसेबल। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम किसी चीज को डिसेबल करना हो किसी सिलेक्शन को तो हम यूज करते हैं एस्केप का। ठीक है, इसके अलावा पूछ लेते हैं किसी प्रोग्राम से भी कई बार हमें पूछ लेते हैं कि प्रोग्राम से एग्जिट करने के लिए हम क्या मेनली यूज करते हैं। ठीक है, किसी प्रोग्राम हो गया कोई सिलेक्शन हो गया इसके लिए हम क्या यूज करते हैं एस्केप की का यूज करते हैं। ठीक है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट आ गया फिल इन द ब्लैंक इज द की टू क्लोज अ सिलेक्शन ड्रॉप डाउन लिस्ट कैंसिल अ कमांड एंड क्लोज अ डायलॉग बॉक्स। तो इसके लिए हम कौन सी वही चीज़ है जो हमने ऊपर लिखी थी इसके लिए भी हम कौन सा यूज करेंगे क्लोजिंग करने के लिए बेसिकली एस्केप की का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा थर्ड हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आ गया हमारे पास रोम चिप विच कैन बी rewritten several times and requires the action of ultraviolet radiation to erase its content। तो ऐसी कौन सी मेमोरी है मतलब कैसी कौन सी रीड ओनली मेमोरी है जिसमें हम अगर मुझे उसको री राइट करना हो मान लो पहले इसमें कुछ डाटा लिखा है और बाद में इसमें मुझे उसको इरेज करके डाटा को फिर से इसमें कुछ राइट करना है तो उसके लिए हम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस का यूज़ करते हैं। तो वो किस टाइप की रोम में आता है वो पूछा है यहाँ पे वो होती है हमारे पास ईपी रोम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा फोर्थ हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आ गया FPI स्टैंड फॉर। FPI को हम क्या बोलते हैं फ्रेम्स पर इंच। ठीक है, ये हमारा कंप्यूटर ग्राफिक्स की टर्म में आता है FPI। तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेम्स पर इंच। तो यहाँ पे सेकंड हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आ गया अ टेराबाइट कंप्राइजेस। एक टेराबाइट में कितना होता है वो पूछा है। 1 टेराबाइट में कितना कितना होता है पता है 1024 जीबी होता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा 1024 जीबी। तो यहाँ पे फर्स्ट ही हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। और कई बार पूछ लेते हैं 1 GB में कितना होता है हमारे पास 1024 MB। ठीक है, और 1 MB में कितने KB होते हैं 1024 KB। ठीक है, तो ये सारी सारी टर्म्स आगे चलती हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था बिट पढ़ा था बाइट पढ़ा था है ना। बाइट कितने का होता है हमारे पास 8 बिट्स का होता है हमारा बाइट। निब्बल पढ़ा था हमने निब्बल कितने का होता है हमारा 4 बिट्स का होता है। तो ये सारी की सारी क्या हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आ गया अ मेमोरी विच इज अटमोस्ट एक्सेसिबल टू द प्रोसेसर इज। ऐसी कौन सी मेमोरी है जो का मतलब अटमोस्ट एक्सेसिबल है किसके लिए हमारे प्रोसेसर के लिए। कैशे मेमोरी रैम हार्ड डिस्क फ्लैश मेमोरी या नन ऑफ दीज। तो इसमें से कौन सी है हमारी कैशे मेमोरी। इसके अलावा कैशे मेमोरी का पूछ लेते हैं कि कितने टाइप्स की होती है कैशे। तो L1 L2 और L3 हमारे पास आगे कैशे मेमोरी की क्लासिफिकेशन आ जाती है। तो यहाँ पे ये चीज़ें नोट कर लेना। तो ये भी क्या हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास इन विच काइंड ऑफ डिस्क डज द रीड राइट हेड फिजिकली टच द सरफेस। तो इसमें बोला कि कौन सा ऐसा काइंड ऑफ डिस्क है जिसमें क्या होती है रीड राइट जो हेड होता है वो फिजिकली टच करता है उसकी सरफेस को। तो ये करता है हमारा फ्लॉपी डिस्क में। तो ये काफ़ी सिंपल है। तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन हमारा थर्ड क्या होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क में क्या होता था जो भी उसकी रीड राइट हेड होती है वो उसको फिजिकली टच करती थी किसी सरफेस उसकी सरफेस को। ठीक है, मान लो कि हमारी फ्लॉपी है तो इसमें जो रीड राइट हेड होता था वो उसके सरफेस को पूरा का पूरा टच करती थी जिससे वो उसको क्या करता जो भी उसमें मेमोरी कंटेंट होता था उसको वो फैच करता था। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया व्हाट इज द करेक्ट सेंटेंस फॉर टाइपिंग अ फंक्शन इनटू अ सेल। तो अगर मुझे एक सिंटेक्स लिखना हो अगर मुझे किसी फंक्शन को टाइप करना हो किसी सेल में तो उसके लिए हम क्या करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल मुझे सम का फंक्शन लिखना है तो हम इक्वल टू सम करके लिखते हैं। एक्सेल की बात कर रहे हैं ना इक्वल टू सम और साथ में इसके अंदर कुछ तो वैल्यूज लिख लेते हैं। तो मान लो 2 और 5 लिख दी मैंने।
ठीक है। तो एक सेल के अंदर हम ऐसे करके फॉर्मूला लिखेंगे, तो बस वही चीज़ पूछा है। तो यहाँ पे देखो पहले क्या आएगा, इक्वल साइन आएगा, उसके बाद देखो यहाँ पे फंक्शन नेम तो ये आएगा नहीं, तो ये तो पहले कैंसिल हो गया, नन ऑफ। अब देख लेते हैं, फर्स्ट आ गया, पहले इक्वल साइन आएगा, फिर साथ में उसके आगे उसके बाद उसके फंक्शन का नाम आएगा और मैचिंग बेसिस, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा। पहले हम इक्वल साइन लगाएंगे, फिर फंक्शन का नाम लिखेंगे और हम जो मैचिंग बेसिस है इनको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, इसको मैं जरा साफ करके कर देता हूँ, इसमें हमारा फर्स्ट क्या है, हमारा राइट आंसर है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच अमंग द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स rerouting the traffic of a particular website to a bogus one। ठीक है, यहाँ पे बात करिए कि निम्नलिखित में से किसमें किसी विशेष वेबसाइट के ट्रैफिक को एक फर्जी वेबसाइट पर फिर से भेजना शामिल है। मतलब कोई एक फेक वेबसाइट में जो मतलब ट्रैफिक होगा उसको हम क्या करेंगे, किसी फेक वेबसाइट पे सेंड कर देंगे, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फार्मिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा फिफ्थ होगा राइट आंसर। नेक्स्ट आ गया, अ स्विच इन अ नेटवर्क इज यूज टू। जो हमारा स्विच होता है एक नेटवर्क में, उसको हम किसके लिए यूज करते हैं, स्विच से बेसिकली हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं अपने डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस को। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा, इट इज यूज टू कनेक्ट सिस्टम ऑन अ नेटवर्क। ठीक है, अब इसमें हम देख लेते हैं, दो डिवाइसेस चलते हैं, एक हमारा हब आता है और एक आता है हमारा स्विच। एक हब आता है, एक आता है हमारा स्विच। ठीक है, एक आता है हब और एक आता है स्विच। अब हब और स्विच दोनों क्या करते हैं, मान लो एक तरफ मैं हब का एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक हब आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने बीच में हब यूज़ किया है कनेक्ट करने के लिए, और वहीं पे मैंने यहाँ पे यूज़ किया है स्विच को। अब स्विच के साथ भी डिवाइसेस कनेक्टेड है, इसके साथ ए बी सी डी डिवाइसेस कनेक्टेड है, इसके साथ भी ए बी सी और डी डिवाइसेस आपस में कनेक्ट है। जब मान लो सी ने, अब इसमें डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। मान लो कोई सी है, उसने डाटा सेंड करना है ए को, तो सी क्या करेगा, सबसे पहले हब को भेजेगा, क्योंकि देखो कनेक्शन कहाँ लगा है, हब के साथ लगे हैं सबके। तो सी भेजेगा हब को, पर हब क्या करेगा, सी का डाटा बी को भी भेज देगा, ए को भी भेज देगा, डी को भी भेज देगा। ठीक है, तो हब का मतलब है कि जो भी इसके पास डाटा रिसीव होता है वो सभी जितने भी आपस में कनेक्टेड नोड्स होते हैं उनको वो भेज देता है। ठीक है, ये काम करता है हमारा हब। इसके अलावा जो हमारा स्विच है, स्विच में यही प्लस वन बेनिफिट होता है, मान लो सी को डाटा सिर्फ भेजना है ए को, तो सी का डाटा स्विच देखेगा और स्विच का एग्जैक्टली ए को, जो सी का डाटा को एग्जैक्टली ए को ही भेजेगा, बाकी किसी को नहीं भेजेगा। ठीक है, तो ये मेनली डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में। अब स्विच के बार पूछ लेते हैं कि स्विच ऐसा कैसे कर लेता है। तो स्विच के साथ जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं वो उनका मैक एड्रेस स्टोर करता है अपने अंदर। ठीक है, मैक एड्रेस स्टोर करता है जितने भी कनेक्टेड डिवाइसेस हैं। ठीक है, मैक एड्रेस को स्टोर करता है। ठीक है, स्टोर करता है। ठीक है, इसलिए वो क्या करता है, जिस भी पर्सन का डाटा होता है वो उसी एग्जैक्ट पर्सन को भेजता है जिसको उसको सेंड करना है। जैसे सी को डाटा भेजना था, तो स्विच सिर्फ ए को ही भेजेगा, बाकी किसी को नहीं भेजेगा। पर हब क्या करता है, सी का डाटा सभी को भेज देगा। ठीक है, पर जब डाटा बी को जाएगा तो बी उसको क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा कि ये डाटा मेरे काम का नहीं है। ठीक है, तो बस ये डिफरेंस होता है हब और स्विच में, और ये काफ़ी बार एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए पूछे जाते हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।